बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंबर नाग मारिया सीरीज की किस्त नंबर 40 खूनी पुल का तीसरा हिस्सा पेशे खिदमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। हम सेनापति के खास सिपाही हैं। हमें इजाजत है कि हम जो चाहे करें। बगावत में हम सैकड़ों आदमियों को हलाक कर चुके हैं। हम तुम्हें भी कत्ल कर देंगे, इसलिए तुम्हारी खैर इसी में है कि तुम दोनों चुपचाप वापस चले जाओ। नाग ने कहा, लेकिन हम अपनी बहन के बगैर वापस नहीं जाएंगे। हमारी बहन हमें वापस कर दो, हम बड़े आराम से वापस चले जाएंगे। सिपाही ने नाग के सर पर जोर से नेजा मारना चाहा। नाग परे हट गया। बदबख्त, भाग जा यहाँ से, नहीं तो अभी तुम्हारा खून कर दूंगा। अंबर ने आखिरी बार पूछा, क्या तुम लोग हमारी बहन को आजाद नहीं करोगे? सिपाही ने नफरत से थूक कर कहा, कह जो दिया कि नहीं आजाद करेंगे। भागो यहाँ से बंदर के बच्चों, भागो। सिपाहियों ने नाग और अंबर को नेजे के कच्चों के लगाने शुरू कर दिए। अब पानी सर से गुजर गया था। दोनों का सब्र अब पूरा हो गया था। मारिया ये सब खामोशी से एक तरफ खड़ी देख रही थी। अंबर मारिया की तरफ अंदाजे के मुताबिक देख रहा था। मारिया, आगे बढ़ो और इन लोगों को बुराई की सजा दो। दोनों सिपाही कहकर मारकर हंस पड़े। बदबख्त, अब किसको बुला रहे हो? अंबर ने कहा, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, मैं तुम्हारी मौत को बुला रहा हूँ। बकवास बंद करो। और सिपाही नेजा उठाकर अंबर को हलाक करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि मारिया ने पीछे से आकर सिपाही को जोर से धक्का दिया कि वो चीख मारकर दरिया में धड़ाम से जा गिरा। दरिया की लहरों ने इसे अपने अंदर छुपा लिया। दूसरा सिपाही घबराकर आगे बढ़ा और नेजा हवा में बुलंद करके अंबर पर हमला करने ही वाला था कि मारिया ने इसे भी जोर से धक्का देकर दरिया में गिरा दिया। दोनों सिपाही दरिया में गिरकर डूब गए। वो कुछ दूर तक तैरते नजर आए, लेकिन चूंकि समंदर के करीब दरिया का पानी बेहद तेज था, इसलिए वो लहरों में डूबकर हलाक हो गए। नाग ने कहा, शाबाश मारिया, तुमने सैकड़ों लोगों के कातलों को इसकी ठीक सजा दी। उठो शकुंतला बहन, अब आगे बढ़ते हैं। चारों ने दरिया का पुल अबूर कर लिया। दरिया की दूसरी जानब जंगल थोड़ी दूर चलने के बाद खत्म हो गया और छोटे छोटे हरे भरे खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ आबादी के निशान भी थे। चारों चलते चले गए। खेतों में से गुजरकर उन्होंने देखा कि दूर रियासत बम्बई सार के शहर की दीवार शुरू हो रही है। शकुंतला ने कहा, यही हमारी रियासत की दीवार है, मैंने इसे पहचान लिया है। हमें एहतियात से चलना होगा, वहाँ जबरदस्त पहरा होगा। हो सकता है सेनापति के सिपाही मेरी तलाश में हों। अंबर ने कहा, फिक्र न करो, हम हर कदम सोच समझ कर उठाएंगे। नाग, मेरा ख्याल है हम शकुंतला को यहाँ किसी महफूज जगह छोड़कर खुद आगे बढ़ते हैं और रियासत के अंदर दाखिल होकर राजकुमार से जेल में मिलते हैं। सबसे पहले हमें राजकुमार को फिर से तख्त पर बिठाना होगा। इसकी खोई हुई सल्तनत इसे वापस दिलानी होगी। फिर हम शकुंतला को यहाँ से ले जा सकते हैं। नाग ने कहा, ये तो ठीक है, मगर शकुंतला को हम यहाँ कहाँ छोड़ कर जा सकते हैं? अंबर ने कहा, यहाँ किसी अच्छी सी जगह तुम शकुंतला के साथ आराम करो। मैं और मारिया आगे जाते हैं। अगर हमें तुम्हारी मदद की जरूरत हुई तो इसी जगह आकर तुम्हें भी साथ ले चलेंगे। क्या ख्याल है? मारिया बोली, मेरा तो ख्याल है कि ये अच्छा ख्याल है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। ये जो सामने दरख्तों के झुंड है, वहाँ झाड़ियों में छुपकर शकुंतला और नाग कुछ वक्त गुजार सकते हैं। क्यों नाग, तुम्हारा क्या ख्याल है? जो आप लोगों का ख्याल वही मेरा ख्याल। मैं तैयार हूँ। इन दरख्तों में किसी जगह हम छुप रहे हैं। बहरहाल आप लोगों का हमें इंतजार रहेगा। अंबर ने कहा, फिक्र न करो, हम पहली फुर्सत में तुम्हारे पास आएंगे। मारिया को मैं इसलिए साथ लिए जा रहा हूँ कि इसकी वजह से मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। जो काम मैं नहीं कर सकूंगा वो ये करेगी, क्योंकि ये किसी को दिखाई नहीं देती और मुझे हर कोई देख सकता है। ठीक है, आप लोग खुदा का नाम लेकर चले जाएं। फिर अंबर ने शकुंतला को तसल्ली दी, शकुंतला बहन, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे हावंद और बच्चे तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। फिक्र बिल्कुल न करो। तुम्हारा राजकुमार जेल में अपने बच्चे के साथ जिंदा है। अगर वो जिंदा ना होता तो सिपाहियों से इसकी खबर मिल ही जाती। हम सीधे जाकर तुम्हारे राजकुमार को तुम्हारी जिंदगी और इसकी आजादी और सल्तनत की वापसी की खुशखबरी सुना देंगे। तुम्हारी सल्तनत तुम्हें जरूर मिलेगी। शकुंतला ने आंसू भरी आंखों से अंबर का शुक्रिया अदा किया और इन्हें रुखसत किया। इनके जाने के बाद नाग ने एक जगह झाड़ियां साफ करके जमीन पर बिछा दी और शकुंतला से कहा, बहन तुम इस जगह पर आराम करो, मैं पहरा देता हूँ और जंगल में से तुम्हारे लिए फल वगैरह तोड़कर लाता हूँ।
शकुंतला घास पर लेटकर आराम करने लगी। नाग ने करीब ही दरख्तों पर से जंगली फल तोड़े, पत्तों का प्याला बनाकर इसमें पानी भरा और लेकर शकुंतला के पास आ गया। शकुंतला ने जी भर कर फल खाए, पानी पिया और अब वो आपस में बातें करने लगे। दूसरी तरफ अंबर और मारिया दोनों चलते चलते सरहद की दीवार के साथ साथ चलते हुए वो शहर के दरवाजे पर आ गए। यहाँ सिपाही पहरा दे रहे थे और शहर में आने जाने वालों से पूछगीछ कर रहे थे। मारिया अंबर से पहले ही ड्योढ़ी में आ गई और एक तरफ खड़ी होकर अंबर का इंतजार करने लगी कि उसे इजाजत मिले और वो शहर में दाखिल हो। अंबर से सिपाहियों ने पूछना शुरू कर दिया कि वो कौन है, कहाँ से आया है और शहर में क्यों जा रहा है। अंबर ने वही अपना पुराना जवाब दोहराया कि वो एक सन्यासी हकीम है, जड़ी बूटियों से इलाज करता है और जड़ी बूटियों की तिजारत भी करता है। मगर तुम रियासत बम्बई सार में क्यों आए हो? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, सरकार, मैं एक सन्यासी हकीम हूँ, फकीर हूँ। अपने लिए सब शहर एक जैसे होते हैं। हमारा काम लोगों की खिदमत करना है, बीमारों और दुखी लोगों को सुख पहुँचाना है। हम हमेशा सफर में रहते हैं। जहाँ कोई शहर रास्ते में आता है वहाँ जरूर जाते हैं कि अगर शहर में कोई बीमार हो तो इसका इलाज करें, कोई दुखी हो तो इसकी खिदमत करें और इसे सुख पहुँचाएं। अगर आपका कोई अजीज बीमार हो तो मुझे बताएं, मैं आपके बीमार का इलाज करके इसे फौरन तंदुरुस्त कर दूंगा। सिपाही अंबर की बातों से काफी मुतासर हुए। उन्होंने अंबर को शहर में दाखिल होने की इजाजत दे दी। अंबर मारिया को साथ लेकर शहर में आ गया। शहर में आते ही इसने पहली बात यह देखी कि लोगों पर एक खौफ और एक दहशत सी तारी है। जगह जगह सेनापति के सिपाही तलवारें और तीर कमान लिए फिर रहे थे। लोगों के चेहरों पर खौफ की परछाइयां थी। साफ जाहिर था कि सेनापति से कोई भी खुश नहीं। सब लोग राजकुमार से प्यार करते हैं और इन्हें राजकुमार के तख्ता उल्टने का सदमा है। ये बात अंबर को अच्छी लगी कि अगर अवाम साथ हो तो काम आसान हो जाता है। इसने मारिया से कहा, मारिया, हमें सबसे पहले किसी सराय में जाकर उतरना होगा, वहां से फिर हमें राजमहल में दाखिल होने की कोशिश करनी होगी। ठीक है अंबर भाई। लोगों से पूछते पूछते अंबर और मारिया एक सराय में आ गए। ये सराय ज्यादा बड़ी नहीं थी, मगर इन्हें रहने के लिए एक अच्छा सा कमरा मिल गया। अंबर की जेब में काफी अशरफियां थी। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ से कुछ तोहफे खरीदता हूँ और फिर सेनापति के दरबार में जाकर इन्हें पेश करता हूँ। इस तरह मुझे अंदर जाने की इजाजत मिल जाएगी और हम दोनों महल के अंदर जाकर अपना काम आसानी से कर सकेंगे। अच्छा ख्याल है। अंबर ने इसी रोज एक शानदार घोड़ा खरीदा, साथ ही हजारों रुपए के बड़े कीमती तोहफे तोहफे खरीदे और मारिया को साथ लेकर राजमहल के दरवाजे पर अंबर इस शान से आया कि वो शानदार शाही लिबास पहने सफेद घोड़े पर सवार था और 4 गुलामों ने सरों पर तोहफों के थाल उठा रखे थे। शाही महल के पहरेदारों ने आगे बढ़कर पूछा, जनाब की तारीफ और जनाब कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? अंबर ने कहा, सेनापति जी से जाकर कहो कि जनूबी हिंद की एक रियासत कलानी का राजकुमार आपसे मिलने की आरजू लेकर आया है। सेनापति को इत्तला मिली कि रियासत कलानी का राजकुमार आया है तो वो खुद बाहर आ गया। इसने देखा कि एक खुश शक्ल नौजवान सफेद घोड़े पर सवार बड़ी शान से बैठा हुआ है। अंबर घोड़े से नीचे उतर आया। सेनापति ने आगे बढ़कर अंबर को गले लगाया। इसने नया नया तख्ता उल्टा था। इसे जरूरत थी कि हिंदुस्तान के बाकी रियासतों के शहजादे इसे तस्लीम करें। यही वजह थी कि अंबर की खूब आओबकत कर रहा था। इसने बड़ी मोहब्बत से अंबर का हाथ पकड़ा। राजकुमार जी, अंदर तशरीफ ले चलें, ये भी आपका ही महल है। अंबर ने तोहफे तोहफे पेश किए और कहा, सेनापति जी, हम 1 महीने से शिकार पर निकले हुए हैं। आपकी रियासत से काफी दूर हमारा कैंप लगा है। हमने सोचा कि करीब आए हैं तो क्यों ना आपसे मुलाकात कर ली जाए। हमें ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आपने जालिम राजकुमार का तख्ता उल्टकर हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। भगवान का शुक्र है कि अब रियासत में इंसाफ का दौर दौरा होगा। लोगों के चेहरों पर खुशी और मसरत चमकेगी। सेनापति ये सुनकर बड़ा खुश हुआ कि रियासत कलानी के राजकुमार ने भी इसकी सल्तनत को मान लिया है और वो इससे मुतमईन है। इसने कहा, राजकुमार जी, आपकी मेहरबानी है ये। मैं तो हर दम अवाम की सेवा यानी खिदमत ही करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने रियासत के लोगों को एक जालिम राजकुमार से निजात दिलाई और खुद तख्त पर बैठ गया ताकि गरीबों के साथ इंसाफ कर सकूं। अंबर ने कहा, आपको 1000 बार मुबारक हो। आपने बहुत बड़ा काम किया है। सारी दुनिया आपकी तारीफ कर रही है और रियासत के लोग तो सुबह उठते ही पहले आपका नाम लेते हैं और फिर रोटी खाते हैं। भगवान की मेहरबानी है। आप अंदर महल में तशरीफ ले चले ना। सेनापति अंबर को साथ लेकर शाही मेहमान खाने में आ गया। मारिया भी अंबर के साथ साथ थी। जिस महल में दाखिल होने के लिए अंबर और मारिया को खुदा जाने क्या क्या जतन करने पड़ते, वो होशियारी से काम लेकर बड़ी आसानी से दाखिल हो गए थे। सेनापति ने अंबर को शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया। शाम को खाने पर वो अंबर को राजकुमार समझकर देर तक बातें करता रहा। अंबर सबसे पहले ये
मालूम करना चाहता था कि रियासत के राजकुंवर और इसके बच्चे का क्या हाल है, वो किस आलम में है, जिंदा भी हैं या नहीं। अंबर ने सेनापति से पूछा, राजकुंवर और इसके बच्चे को आपने अभी तक कत्ल क्यों नहीं किया? सेनापति ने कहा, बात असल में ये है कि रियासत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजकुंवर से बहुत लगाव रखते हैं। बस इनके ख्याल से मैंने अभी तक राजकुंवर को कत्ल नहीं करवाया कि कहीं मुल्क में बगावत ही ना हो जाए। ये लोग खत्म हो जाएंगे तो राजकुंवर और उसके बच्चे को भी खत्म करवा दूंगा। अंबर ने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि राजकुंवर और बच्चा अभी जिंदा है, वरना कोई ऐसी वैसी बात हो गई होती तो वो शकुंतला को क्या मुंह दिखाता। इसने सेनापति से कहा, यह भी आपका ख्याल मुनासिब मालूम होता है, लेकिन राजकुंवर को ऐसी जगह कैद करना चाहिए जहां से वो हरगिज हरगिज फरार ना हो सके। सेनापति हंसकर बोला, इसकी आप फिक्र न करें राजकुमार जी, राजकुंवर और इसके बच्चे को हमने इस किले के सबसे निचली काली दीवारों वाली कोठरियों में कैद कर रखा है। इस कोठरी में जाने के लिए किले की सुरंगों में से होकर जाना पड़ता है, जहां कदम कदम पर मेरे जांबाज सिपाही पहरा दे रहे हैं। अंबर ने कहा, बहुत खूब, बहुत खूब। बस यही तसल्ली करना चाहता था कि जालिम को ऐसी जगह बंद करें जहां से वो फिर कभी बाहर ना निकल सके। सेनापति बोला, भगवान ने चाहा तो अब वो वहां से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। बस कुछ दिनों के बाद मैं इन दोनों को हलाक कर दूंगा। मैं इनके जिंदा रहने का खतरा मोल नहीं ले सकता। कोई दिन की बात है, जरा लोगों का जोश कम हो तो मैं इसी वक्त कुंवर को मरवा दूंगा। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। खाने के बाद अंबर अपने शाही मेहमान खाने में आ गया। यहाँ मारिया इसका इंतजार कर रही थी। मारिया को अंबर ने सब कुछ बता दिया कि राजकुंवर अपने बच्चे के साथ इस किले की सबसे निचली काली दीवारों वाली कोठरी में बंद है और वहां तक रास्ता सुरंगों के जरिए जाता है। मारिया ने कहा, ये बातें तो मैं बाद में भी सुन लूंगी, पहले मुझे खाने को कुछ दो, भूख से मेरा दम निकला जा रहा है। अंबर ने कहा, ओहो, तुम्हारे लिए खाना लाना तो मैं भूल ही गया। अच्छा, अभी जाकर लाता हूँ। मारिया ने कहा, नहीं नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद शाही बोर्ची खाने में जाकर खा लूंगी। तुम आराम करो, मैं अभी खाना खाकर आती हूँ। मैंने शाही बोर्ची खाना देख लिया है और फिर तुम्हारा वहां जाकर खाना तलब करना अच्छी बात नहीं। मारिया वहां से निकलकर सीधी शाही बोर्ची खाने में आ गई। यहाँ किस्म किस्म के लजीज और सैकड़ों तर्ज के खाने और मिठाइयाँ तैयार हो रही थी। एक काला मोटा आदमी बैठा गरम गरम पूरियां तल रहा था। हलवा प्लेट में पास पड़ा था। मारिया इसके पास जाकर खड़ी हो गई। वह पूरियां थाली में रखता जाता और मारिया इसे उठा उठा कर खाती जाती। मोटे ने जब देखा कि थाली में से पूरियां गायब हो रही हैं तो वो बड़ा सटपटाया। ताज्जुब से इधर उधर देखा, मगर पूरियां पहले की तरह फिर भी गायब हो रही थी। इसने गौर से देखा तो हलवे की प्लेट भी खाली थी। अबे कमबख्तो, मेरी पूरियां और हलवा कौन उठाकर ले गया? खूब अच्छी तरह खा पी कर मारिया वापस आ गई। अंबर ने इसे सब कुछ समझाया कि राजकुंवर किस जगह पर कैद है। इसने सिर्फ इतना कहा कि अब ये मालूम करना इसका काम है कि सुरंगों को रास्ता कहाँ से जाता है। मारिया ने अंबर को तसल्ली दी कि वो आज ही रात को ये मालूम कर लेगी और राजकुंवर से मुलाकात करने की कोशिश करेगी। अंबर खुद ये काम नहीं कर सकता था क्योंकि इसे हर कोई देख सकता था, जबकि मारिया को कोई भी नहीं देख सकता था। वो गायब हालत में थी और इसके लिए ये काम बहुत आसान था। अंबर से अलग होकर मारिया महल में आ गई। यहाँ आकर इसे अब ये पता करना था कि सुरंगों को कौन सा रास्ता कहाँ से जाता है। ये जाहिर है कि वो किसी से पूछ तो नहीं सकती थी। अंदाजे के मुताबिक वो महल में एक रास्ता नीचे जाता देखकर सीढ़ियाँ उतरकर महल की निचली मंजिल पर आ गई। यहाँ इसे कुछ सिपाही पहरा देते नजर आए। वो इनके करीब से होकर गुजरने लगी तो इसने सुना वो आपस में राजकुंवर के बारे में बातें कर रहे हैं। वो बड़ी दबी जुबान में अफसोस का इजहार कर रहे थे कि सेनापति ने राजकुंवर के नन्हे बच्चे को साथ जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया है। मारिया खड़ी इनकी बातें सुनने लगी। एक सिपाही बोला, सेनापति ने राजकुंवर के बच्चे को भी कैद कर दिया। वो तो मासूम था, भला इसका क्या कसूर था? इसे कैद नहीं करना चाहिए था। दूसरा बोला, भाई हम इस मामले में दखल देने वाली कौन है? जो हुआ अच्छा हुआ, हमें तो अपनी नौकरी करनी है। ये तो राजाओं की बातें हैं, राजा जाने या भगवान जाने। तीसरा सिपाही बोला, सुना है चंद्रगुप्त भी बूढ़ा हो गया है, इसके खिलाफ भी पुत्र के राजमहल में साजिशें हो रही हैं। नेक दिल राजा है, इसे भी किसी ने मार डाला तो हिंदुस्तान पर क़यामत आ जाएगी। पहले सिपाही ने कहा, अरे कमबख्तो, ये कहो कि राजकुंवर के बच्चे को दूध पिलाया है या नहीं? चोरी छुपे अगर यही काम ढंग से कर दिया करो तो भगवान तुम पर राजी हो जाएगा। एक सिपाही ने कहा, अरे मैं तो भूल ही गया, अभी जाकर नन्हे राजकुमार को दूध पिलाता हूँ। वो सिपाही उठा और दूध का कटोरा लेकर एक तरफ को चल पड़ा। मारिया इसके पीछे पीछे चल पड़ी।
सिपाही सुरंगों में से होता हुआ दूसरे सिपाहियों को सलाम करता कटोरे को धोती के अंदर छुपाए एक कोठरी के दरवाजे पर पहुंचा, जिसके बाहर 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। पहरेदार ने पूछा, क्यों भाई, आप क्या लेने आए हो? सिपाही ने कहा, भाई भगवान से डरता हूँ, 1 तोला भर दूध राजकुंवर के बच्चे को देने आया हूँ, अगर इजाजत हो तो अंदर जाकर दूध दे आऊं। पहरेदार ने कटोरा इसके हाथ से छीन कर कहा, भाग जाओ यहाँ से बागी, अगर फिर कभी ऐसी जुर्रत की तो सेनापति से शिकायत करके तुम्हारी गर्दन उड़वा दूंगा। सिपाही डर कर वापस चला गया। पहरेदारों ने कटोरे का दूध आपस में पी कटोरा दूर फेंक दिया। मारिया जिस बात की तलाश में आई थी, इसका सुराग इसे मिल गया था। राजकुंवर अपने बच्चे के साथ इस कोठरी में बंद था। अचानक अंदर से किसी नन्हे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। ये राजकुंवर और शकुंतला का बच्चा था, जो शायद भूख की वजह से रो रहा था। पहरेदारों के दिल पर बच्चे के रोने का जरा सा असर न हुआ। वो आपस में इसी तरह हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मारिया किसी ऐसी तरकीब पर गौर करने लगी जिससे वो कोठरी के अंदर जा सके। वो अभी सोच ही रही थी कि कोठरी के अंदर से राजकुंवर ने दरवाजा खटखटा कर कहा, बच्चे को भूख लगी है, इसके लिए दूध चाहिए। पहरेदार ने जोर से कहा, इसको दिन में 1 वक्त दूध पिलाने का हुक्म है, वो हमने पिला दिया है, अब इसे दूध नहीं मिलेगा। राजकुंवर खामोश हो गया, बच्चा रोता रहा। मारिया वहां से वापस आ गई। बौचीखाने में आकर इसने ताजे दूध का 1 कटोरा लिया और दोबारा सुरंग में काल कोठरी के बाहर आ गई। अब मामला ये था कि कोठरी के अंदर कैसे जाया जाए। कोठरी पर ताला पड़ा था। वो देर तक दीवार के साथ लगकर खड़ी रही। पहरेदार वहां से इधर उधर नहीं हो रहे थे। काफी देर गुजर जाने पर एक आदमी दूध और खजूरें लेकर आया। शायद सुबह हो गई थी और ये राजकुंवर और इसके बच्चे का रोज का नाश्ता आया था। इस आदमी को आता देखकर पहरेदारों ने आगे बढ़कर दूध और खजूरें ले ली। वो आदमी चला गया तो पहरेदारों ने दूध खुद पी लिया और खजूरें रुमाल में बांधकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मारिया इतनी देर से बस इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। जूं ही दरवाजा खुला, पहरेदार के साथ मारिया भी कोठरी के अंदर दाखिल हो गई। कोठरी में एक तरफ मिट्टी का नन्हा सा दिया जा रहा था। घास पर एक बच्चा पड़ा भूख से बिलक बिलक कर सो गया था। पास ही घास पर एक दुबले पतले जिस्म वाला लेकिन खूबसूरत नौजवान बैठा था। ये राजकुंवर था और शकुंतला का हामन था। इसी की तलाश में वो लोग यहाँ तक आए थे। किसी ने मारिया को नहीं देखा। मारिया चुपके से दीवार के साथ लगकर खड़ी रही। पहरेदारों ने खजूर की पोटली राजकुंवर के आगे फेंकी और बाहर निकल गया। इसने दरवाजा बंद करके बाहर ताला लगा दिया। दिए की हल्की हल्की रोशनी में मारिया ने देखा कि राजकुंवर ने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और कमजोर आवाज में कहा, ऐ मेरे रब, तू ही सबका मालिक है और अन्नदाता है, मुझे मौत दे दे मगर इस बच्चे को भूख से बचा ले। मारिया ने यही मौका अपने आप को जाहिर करने का समझकर कहा, राजकुंवर, तुम्हारे रब ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। मैं एक जिंदा औरत हूँ मगर जादू के जोर से गायब कर दी गई हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे राजकुंवर को देख रही हूँ मगर तुम मुझे नहीं देख सकते। सबसे पहले तो ये लो दूध, खुद भी पियो और बच्चे को भी पिलाओ, फिर तुमसे बातें होंगी। राजकुंवर हैरानी से जिधर से आवाज आ रही थी उधर देख रहा था। इसने सिर्फ इतना कहा, ऐ औरत, तू जो कुछ कह रही है क्या सच है? क्या सचमुच तुम कोई रूह नहीं बल्कि एक आम औरत हो और तुम्हें जादू के जोर से गायब कर दिया गया है? मारिया ने कहा, इसका सबूत तुम्हें अभी मिल जाएगा राजकुंवर, लेकिन सबसे पहले तुम बच्चे को दूध पिलाओ। मैं ये दूध तुम्हारे लिए महल की शाही बौचीखाने से लाई हूँ। मारिया ने कटोरा राजकुंवर के हाथ के आगे रख दिया। कटोरा जमीन पर टिकते ही जाहिर हो गया, वरना अभी तक वो मारिया के हाथ में था और गायब था। राजकुंवर ने कटोरा उठाकर बच्चे को जी भर कर दूध पिलाया। भूखे बच्चे ने खूब सेर होकर दूध पिया और सो गया। राजकुंवर ने खजूरों के साथ खुद भी थोड़ा सा दूध पिया और बोला, ऐ नेक दिल औरत, अब मुझे बता कि तू कौन है और यहाँ क्या करने आई है? मारिया ने कहा, राजकुमार, मेरी बातों को गौर से सुनना। मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी। मेरा नाम मारिया है। मैं जादू के जोर से गायब कर दी गई हूँ। मेरा काम एक जबरदस्त जादूगर ने किया है। बहरहाल मेरे साथ मेरे 2 भाई अंबर और नाग भी हैं। ये दोनों बड़े नेक और अपनी अपनी ताकत के आदमी हैं। अंबर इस वक्त शाही महल में है, वो मर नहीं सकता, इसमें ये ताकत है। नाग जिस रूप में चाहे आ सकता है और तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि तुम्हारी बीवी शकुंतला भी हमारे साथ है। यह सुनना था कि राजकुंवर तड़प कर उठ बैठा। क्या तुम सच कह रही हो मारिया बहन? क्या मेरी प्यारी बीवी शकुंतला जिंदा है? क्या मेरे बच्चे की माँ शकुंतला जिंदा है, इस दुनिया में है? मारिया ने कहा, राजकुंवर, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी। तुम यकीन करो कि तुम्हारी बीवी शकुंतला इस वक्त तुम्हारी रियासत की सरहद से बाहर एक जगह हमारे भाई नाग के साथ महफूज है। इसने
تم تک پہنچنے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ میرے بھائی امبر نے اسے ایک جزیرے میں ڈاکوؤں سے چھڑایا تھا اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک شکنتلا کو اس کے گھر نہیں پہنچائے گا اپنے گھر نہیں جائے گا۔ اس وقت امبر ایک نکلی راجکمار کے روپ میں سیناپتی کے محل میں اترا ہوا ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ ہوں۔ چونکہ مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا اس لیے چپکے سے تمہاری تلاش میں آ گئی۔ سرحد میں آ کر ہمیں پتا چلا کہ سیناپتی نے تختہ الٹ کر تمہیں قید کر دیا ہے۔ شکنتلا بیچاری تمہاری اور بچے کی خیریت کے بارے میں بے حد پریشان ہے۔ اب میں سب سے پہلے اسے جا کر اطلاع کروں گی کہ تم خیریت سے ہو۔ اس کے بعد تمہارا تخت تمہیں واپس دلایا جائے گا۔ راجکمار بولا، ماریا بہن، اتنا بڑا کام تم لوگ کیسے کرو گے؟ سیناپتی نے سب کو اپنے ساتھ ملا رکھا ہے۔ کچھ بھی ہو، رعایا اور سپاہی کی بڑی تعداد تمہارے ساتھ ہے۔ بھگوان کے لیے تم میری بیوی کو جا کر اطلاع کرو کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، بچہ بھی خیریت سے ہے۔ کیا تم کسی طرح مجھے اس کے پاس نہیں لے جا سکتی؟ کاش میں اپنی بیوی سے جلدی مل سکتا، میرا بچہ اپنی ماں کی گود میں آرام کرتا۔ ماریا نے کہا، ہم یہی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے تمہیں یہاں سے نکالوں گی، تمہیں شکنتلا کے پاس پہنچا دیا جائے گا، اس کے بعد تمہیں تمہارا تخت واپس دلایا جائے گا۔ راجکمار بولا، بھگوان تمہاری مدد کرے، تم لوگ ایک بہت ہی نیک کام کر رہے ہو۔ مجھے راج تخت کی پرواہ نہیں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بچے اور شکنتلا کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں اور وہاں جا کر محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کروں۔ ماریا نے کہا، نہیں راجکمار، یہ راج تخت تمہارا ہے، سیناپتی ظالم ہے، اس سے رعایا تنگ ہے۔ ہم نے شہر میں کسی آدمی کے چہرے پر خوشی نہیں دیکھی، ہر کوئی تمہیں یاد کرتا ہے اور سیناپتی سے نفرت کرتا ہے۔ ہم تمہیں تمہارا تخت ضرور واپس دلائیں گے۔ اب میں جاتی ہوں، پھر میں آؤں گی، تم تیار رہنا، شاید کل رات کو ہی تمہیں یہاں سے نکال لیا جائے۔ راجکمار نے کہا، مگر تم جاؤ گی کیسے؟ باہر سے پہرے داروں نے تالا ڈال رکھا ہے، ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر ماریا دروازے کے قریب منہ کر کے باہر کو آواز دی، پیارے دروازہ کھولو، میں تمہاری بیوی ہوں، میں تمہاری بیوی ہوں۔ باہر کھڑے پہرے داروں نے جو یہ آواز سنی تو جلدی سے یہ سوچ کر دروازہ کھول دیا کہ کہیں سچ مچ اس کی بیوی تو اندر قید نہیں ہے۔ اس وقت وہ آواز سن کر بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے جو ہی دروازہ کھولا، ماریا چپکے سے باہر کھسک گئی۔ پہرے دار نے اندر جا کر اچھی طرح دیکھا اور راجکمار سے ڈانٹ کر پوچھا، کیوں بے، کون عورت یہاں بول رہی تھی؟ راجکمار نے کہا، میں نے تو کسی عورت کی آواز نہیں سنی، مجھے کیا معلوم اندر کون بول رہی تھی، یہاں تو سوائے میرے اور تمہارے کوئی نہیں۔ پہرے دار نے ادھر ادھر جان کر دوبارہ دروازہ بند کر دیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ حیران سا ہو گیا کہ ایسا کیوں ہوا۔ راجکمار کے دل میں خوشی کی نئی لہر دوڑ گئی جب سے اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کی بیوی شکنتلا زندہ ہے اور شہر کے باہر کسی جگہ چھپی ہوئی ہے۔ پہلے اسے یقین نہ آیا، پھر اس نے سوچا کہ آخر ایک غائب عورت کو اس سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، وہ ضرور سچ بول رہی ہے، وہ اسے یہاں سے نکلوانے اپنے بھائی کے ساتھ ضرور واپس آئے گی۔ ماریا نے شاہی مہمان خانے میں جا کر امبر کو سارا واقعہ سنا دیا کہ راجکمار قید میں پڑا ہے اور اسے سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ امبر نے کہا، شاباش، مجھے خوشی ہوئی کہ ہم اپنے کام کے پہلے حصے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے پہلی منزل کو مکمل کر لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ راجکمار اور اس کے بچے کو یہاں سے کیسے نکالا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو یہاں سے نکال کر شہر سے باہر ناک کے پاس پہنچا دیا جائے اور پھر ان لوگوں کو وہاں سے اپنے جہاز پہ بھیج دیا جائے، اس کے بعد ہم سیناپتی سے نپٹ لیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے ماریا؟ ماریا نے کہا، میرا خیال بھی یہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آج رات راجکمار اور اس کے بچے کو کیسے باہر جنگل میں پہنچا دیا جائے، مگر یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ نیچے بھی پہرا لگا ہے، شہر کے دروازوں پر بھی سپاہیوں کا زبردست پہرا ہے، آخر ان لوگوں کو یہاں سے کیسے نکالا جائے؟ ماریا بولی، اس کے لیے ہم سلامبو کی لاش سے مدد لے سکتے ہیں۔ امبر نے کہا، میں سلامبو کی لاش سے اتنا چھوٹا کام نہیں لینا چاہتا، میں راجکمار کا تخت واپس لینے میں سلامبو سے مدد لوں گا۔ راجکمار کو یہاں سے باہر میں خود نکالنا چاہتا ہوں، تو پھر ہم ناگ کی مدد لے سکتے ہیں، وہ سانپ بن کر راجکمار کی حفاظت کر سکتا ہے اور میرے ساتھ دشمنوں کو ہلاک کرتا اسے یہاں سے نکال سکتا ہے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ ناگ کو بلایا جائے اور شکنتلا کو وہاں سے جہاز پر خزانے والے اژدہا کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ اس کام کے لیے ماریا روانہ ہوگی۔ شہر سے باہر جا کر اس نے شکنتلا کو راجکمار کی خیریت کی اطلاع دی اور ان دونوں کو جہاز کی طرف لے کر چل دی۔ ناگ اور ماریا شکنتلا کو جہاز پر اژدہے کے حوالے کرتے ہوئے ناگ نے اژدہے سے کہا، اے اژدہے، تمہارا فرض ہے کہ تم نے خزانے کے ساتھ ساتھ میری بہن شکنتلا کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ہم ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں، اس جہاز پر تمہیں خزانے کے ساتھ شکنتلا کی بھی رکھوالی کرنی ہوگی۔ اژدہے نے سر ہلا کر ناگ سے کہا، اے شیش ناگ،
میں آپ کا خادم ہوں، آپ بے فکر ہو کر جائیے، جب آپ واپس آئیں گے تو شکنتلا اور خزانہ آپ کی دونوں امانتیں ویسی کی ویسی ہوں گی۔ ناگ نے شکنتلا سے بھی یہی کہا کہ وہ گھبرائے نہیں اور اطمینان سے وہاں بیٹھی رہے، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اژدہا اس کی ہر طرح سے حفاظت کر سکتا ہے، وہ راج کنور کو لے کر جلد واپس آ جائیں گے۔ شکنتلا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہہ رہی تھی، خدا کرے آپ لوگ کامیاب ہوں اور میں جلد اپنے حامد اور پیارے بچے کی شکل دیکھوں۔ ماریا اور ناگ جہاز سے نکل کر شہر کی طرف آ گئے۔ شہر کے دروازے کے باہر جاڑیوں کے جھنڈ میں پہنچ کر ماریا نے ناگ سے کہا کہ وہ اپنا روپ بدل لے، کیونکہ شہر کے دروازے پر پہرا ہے اور اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ناگ نے کہا کہ اس نے اگر سانپ کا روپ اختیار کیا تو ڈیوڑی میں سے گزرتے ہوئے سپاہیوں کی نظریں اس پر پڑ سکتی ہیں، اس لیے وہ سانپ کی بجائے ایک فاختہ کی شکل اختیار کرے گا۔ ناگ نے آنکھیں بند کر کے زور سے سانس لی اور وہ دوسرے ہی لمحے انسان کی بجائے ایک بادامی رنگ کی فاختہ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ماریا اور وہ شہر کے دروازے کی طرف بڑھے۔ ماریا دروازے میں سے آسانی سے گزر گئی۔ ناگ بھی فاختہ کی شکل میں اوپر اڑتا ہوا شہر کے اندر آ گیا۔ اب وہ شاہی راج محل کی طرف جا رہا تھا۔ فاختہ نے ماریا کے قدموں کے نشانوں پر نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ فاختہ ماریا کے اوپر اڑ رہی تھی۔ ماریا راج محل میں داخل ہوگی، فاختہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ ماریا سیدھی شاہی مہمان خانے میں امبر کے پاس آ گئی۔ امبر دوپہر کے کھانے کے بعد ابھی بستر پر لیٹا ہی تھا کہ ماریا نے آ کر کہا، میں ناگ کو لے آئی ہوں امبر بھائی۔ امبر نے کہا، بہت اچھا کیا، کہاں ہے وہ؟ اتنے میں ایک فاختہ پھڑ پھڑ کرتی کمرے میں آ کر میز پر بیٹھ گئی۔ امبر نے مسکرا کر کہا، ناگ بھائی اب اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاؤ تاکہ تم سے کچھ مشورہ کیا جائے۔ فاختہ پلنگ پر آئی اور آتے ہی وہ پھر سے ناگ بن گیا۔ ناگ نے امبر سے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم راج کنور کو تہہ خانے کی کوٹری سے کس وقت باہر نکالیں گے اور کس طرح باہر نکالیں گے؟ امبر بولا، یہی تو غور کرنے والی بات ہے۔ ماریا تمہارا کیا خیال ہے؟ ماریا نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں آدھی رات کو کال کوٹری پر حملہ کرنا ہوگا۔ میں اور ناگ نیچے سرنگ میں جا کر پہرے داروں کو قابو میں کریں گے، پھر راج کنور اور اس کے بچے کو لے کر اوپر آ جائیں گے۔ اس وقت محل کے باہر 3 گھوڑے بالکل تیار ہونے چاہیے تاکہ ہم آتے ہی ان پر سوار ہو کر راج کنور اور اس کے بچے کو جہاز پر پہنچا دیں۔ امبر نے کہا، گھوڑوں کو تیار رکھنے کا کام میں کر لوں گا، تم خدا کا نام لے کر آج رات ہی کال کوٹری پر حلہ بول دو، مگر تمہیں یہ کام بڑی ہوشیاری سے کرنا ہوگا کیونکہ راج کنور کی کال کوٹری کے باہر بڑا سخت پہرا لگا ہوتا ہے، سیناپتی اسے کسی صورت خاص سے نہیں کھونا چاہتا۔ ناگ نے کہا، امبر بھائی تم فکر نہ کرو، سب کام خدا کی مہربانی سے اسی طرح ہوگے کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، صرف تمہیں شہر سے باہر گھوڑوں پر تیار رہنا ہوگا۔ امبر نے کہا، فکر نہ کرو، میں گھوڑے لے کر باغ میں بالکل تیار کھڑا ہوں گا، لیکن شہر کے دروازے سے تم لوگ کس طرح نکلو گے؟ ماریا بولی، میرا خیال کہ اس کے لیے بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا تمہیں۔ امبر کہنے لگا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ میرے خیال میں ناگ اگر اس دفعہ سانپ کی بجائے شیر کی شکل میں سامنے آ جائے تو سپاہیوں میں بگدڑ مچ جائے گی اور ہمیں بھاگنے کا موقع مل جائے گا۔ امبر کے اس خیال پر ماریا نے کہا، لیکن امبر بھائی اس طرح ہر طرف شور مچ جائے گا اور سپاہی ہمارا تعاقب شروع کر دیں گے۔ اگر میں انہیں نظر نہیں آؤں گی تو راج کنور اور ناگ گھوڑوں پر سوار تو سپاہیوں کو ضرور دکھائی دیں گے، وہ ضرور ہمارا پیچھا کریں گے اور جہاز پر حملہ کر دیں گے، پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ہم راج کنور کو لے کر اس طرح سے جہاں سے نکلے کہ اس وقت کسی کو خبر نہ ہو، بعد میں چاہے شور مچ جائے۔ امبر بولا، تمہارا خیال بھی اچھا ہے، تو پھر میں شہر کے دروازے پر تمہارا انتظار کروں گا۔ اگر سپاہیوں سے مدبھیڑ ہو گئی تو ہم بڑی تیزی اور خاموشی سے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور راج کنور کو لے کر فرار ہو جائیں گے۔ ناگ بولا، اب ہمیں اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ شاہی مہمان خانے میں یہ لوگ آرام سے بیٹھ گئے اور آدھی رات کا انتظار کرنے لگے۔ امبر نے کھانا بھی اس کے ساتھ مل کر کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ باتیں کرتے کرتے آدھی رات بیت گئی۔ اب ماریا اور ناگ اٹھے اور امبر سے بولے، ہم جا رہے ہیں امبر بھائی، آپ باغ میں گھوڑوں کے پاس جا کر کھڑے ہو جائیں اور ہمارا انتظار کریں۔ امبر بولا، بہت اچھا، میں شہر کے دروازے کے باہر ہی ہوں گا، اگر ڈیوڑی میں گڑبڑ ہوئی تو مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، خدا ہمارا نگہبان ہو۔ یہ کہہ کر ماریا اور ناگ سرنگ کی طرف نکل گئے اور امبر شاہی مہمان خانے سے باہر آ کر گھوڑوں پر سوار ہوا اور شہر کے دروازے پر آ گیا۔
تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت ہی قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔